प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ कहते हैं कोशिश पूरी करूंगा, लोड शेडिंग खात्मे की तारीख नहीं दे सकता। बात तो सच है मगर, और शहबाज की लंदन परवाज, जाने का क्या है जवाब। कराची फिर दहशतगर्दी की जद में और पेशावर में पोलियो टीम पर हमला, आखिर अमन कब होगा। चेयरमैन नैब फसी बुखारी की तकर्री को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ को भी काम से रोक दिया गया। कायम अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध होंगे या MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनेगी। हुकूमती मुश्किलात से नाआशना आम आदमी इस इंतज़ार में है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और लोड शेडिंग ख़त्म हो। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में ये बात कही है कि लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे, ताहम कोई तारीख नहीं दे सकते। इसलिए ये ना समझा जाए कि 5 को वो हलफ उठाएं और 6 तारीख को बिजली आ जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बात है तो बहुत कड़वी, लेकिन है सच। मियाँ नवाज शरीफ ने कौम को एतमाद में लेने के लिए हक़ाइक़ कौम के सामने रखे हैं। इनकी ये बात यकीनन सियासी क़यादत और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एतमाद साजी का बायस बनेगी, जो इस वक्त की मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि सियासतदानों को इंतखाबी मुहिम में भी सच बोलना चाहिए, वही वादा करना चाहिए जिसे पूरा किया जा सकता हो। एक तरफ मसाइल का पहाड़ है और दूसरी तरफ अवाम की तवक्कुआत। सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए तवक्कुआत को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से खबर यह भी है कि पंजाब के नामजद वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए हैं, जहाँ वह 2 से 3 दिन क़याम करेंगे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अपना मेडिकल चेकअप कराने गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के साथ राब्ता भी हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, ये आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने एक सच्ची बात कही कि लोड शेडिंग जो है उसके खात्मे के लिए वो टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आप कुछ कमेंट फरमाइएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो तो इस वक्त इस इंतज़ार में है कि जैसे ही हुकूमत आए उन्हें रिलीफ मिले। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में जो वक्त दिया है लोड शेडिंग के खात्मे का, वो 3 साल का वक्त है। अगरचे इसके ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी रही है और शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइमलाइन देते रहे, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट है पाकिस्तान के अवाम से अपने मंशूर के जरिए, वो 3 साल की है। मियाँ नवाज शरीफ ने आज जो गुफ्तगू की, वो तो दरअसल पाकिस्तान के अवाम को साथ लेकर चलने के लिए कि इन 3 सालों में भी हमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, जिसमें से वाहिद पहली मिसाल समीसा ये है कि फौरी तौर पर 508 अरब रुपए की ज़रूरत है अगर हमने पाकिस्तान का सरकुलर डेट ख़त्म कर। ये जो 5 अरब डॉलर हैं, इनको हासिल करने के लिए बजट में हम ऑलरेडी जो गैर तरक्की से अखराजात हैं उनमें कटौती की कोशिश शुरू कर दी हमारी मालियाती टीम ने। नए जो हैं बॉन्ड इशू करने का सोचा जा रहा है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है इस तरह ये 508 अरब रुपए जो हैं, ये जो एनर्जी तवानाई का जो पूरा सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट इंजेक्ट करे ताकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ महसूस हो और इंशाअल्लाह हुकूमत संभालते ही रिलीफ जरूर महसूस। अच्छा खुर्रम साहब, आप रिलीफ लोड शेडिंग खत्म होने नहीं जा रही। आप बिल्कुल ये ऐसा ही लग रहा है कि लोड शेडिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। आप आवाम को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम की प्रॉब्लम है, माशी प्रॉब्लम, उसका ताल्लुक डायरेक्टली एनर्जी क्राइसिस से है। अगर कारोबार नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो ये जो लोगों की गुर्बत है ये दूर नहीं होगी। तो ये एक बड़ी आज एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिसके बाद अब आम आदमी ये सवाल कर रहा है कि उसको मुआशी रिलीफ कब मिलेगा, क्योंकि लोड शेडिंग तो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। देखिए, रिलीफ तो डेफिनेटली मिलेगा। लोड शेडिंग अगर किसी ज़ाब्ते के अंदर भी आ जाए, मतलब बहुत सारे हमारे जो कारोबारी साथी हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें अगर दिन में मुसलसल 8 घंटे बिजली भी दे दी जाए तो उनके कारोबार में एक मूवमेंट आगे की तरफ हो। बहुत सारे लोग जो हैं, और हमारी कोशिश ये होगी
कि हम लोड शेडिंग जो इस वक्त 18 और 20 घंटे तक पहुंची हुई है, उसको अगले 3-4 महीनों में घटाकर 10 से 12 घंटे पर ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आप फरमा रहे हैं कि अगले चंद 2-3 महीनों में लोड शेडिंग का दुरानिया कम करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सरबरा सैयद ज़िया अलमदार फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम ज़िया अलमदार साहब। हाँ, वालेकुम सलाम समी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। ज़िया साहब, ये अभी आपने शुक्रिया। ज़िया साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी खुर्रम दस्तगीर साहब की, ये बयान फरमाइएगा। मैंने सर ये गुफ्तगू सुनी, मेरी ख्वाहिश थी कि यही गुफ्तगू ये इलेक्शन से पहले करते तो ये आज 150 सीट न देखते। बड़ा ही अफसोस हुआ है आज ये बात सुन के। ये आज नवाज शरीफ साहब ने जो यौम तकबीर मनाया है, वो बेसिकली आज उन्होंने अवाम की तकबीर जो है फेर दी है पूरी अवाम को। आज हमारे लेबर, हमारे लीडरान, हमारे दोस्त इतने मायूस हुए हैं, जो कि हम कल तक इतने खुश थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये इंडस्ट्री को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समी साहब हिस्ट्री बताऊं। आज 150 दिन हो गए इस साल को चढ़े हुए, 5 महीने हो चुके हैं। इसमें हमें 106 दिन गैस नहीं मिली, हमें इसमें 75 दिन बिजली नहीं मिली। मैंने ये घंटों को दिनों में कन्वर्ट कर दिया। ज़िया साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अभी मियां साहब की तो हुकूमत आई ही नहीं। ये जो माजी का जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसमें तो मियां साहब का कोई कसूर नहीं लगता हमें। सर, इनमें उनका कसूर नहीं है, लेकिन ये इस चीज का इनको पता तो था ना। लोगों ने, पूरे पंजाब ने पागलों की तरह इनको वोट दिया है। अब जब वो लोगों ने आज यौम तकबीर पे ये तकरीर सुनी है तो यकीन करें बड़ी मायूसी हुई है। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया। ज़िया साहब अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे कि लोड शेडिंग का मामला जो है वो जारी रहेगा। अब हम चलते हैं लंदन, हमें हमारे नुमाइंदे अजहर जावेद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम सलाम समी साहब। अजहर साहब, आज मियां शहबाज शरीफ पहुंचे हैं और बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि ये उनका निजी दौरा है। कुछ बयान फरमाइएगा, आपको अंदाजा है उनकी मसरूफियत का? क्या अल्ताफ हुसैन साहब से भी राब्ता होगा या सिर्फ एक निजी दौरा है, मेडिकल चेकअप होगा? जी समी साहब, आज वज़ीर आला जो नामजद हैं शहबाज शरीफ साहब, तो यहाँ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो यहाँ पर उनसे उन्होंने मीडिया टॉक भी की, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो लहजा कुछ नरम नजर आया हमें अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बयान दिया था एक पाकिस्तान के खिलाफ अल्ताफ हुसैन साहब ने। तो उनका ये कहना था कि, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि उन्होंने तरदीद भी कर दी थी, वजाहत भी कर दी थी और उनकी वजाहत को मान लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब का ये लहजा हमें नरम नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी इनसे बात हुई, इनके जो यहाँ पे करीबी लोग हैं लंदन में, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि किसी किस्म की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब से, और ये खालिस्तान उनकी जो चेकअप था वो ड्यू था। हर एवरी 6 मंथ ये चेकअप करवाते हैं, ये उसके लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, जो बता रहे थे कि लहजा तो ज़रूर नरम था अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन उनके करीबी ज़रा ये बताते हैं कि इस बात का कोई इम्कान नहीं कि अल्ताफ साहब और शहबाज साहब में कोई आपस में मुलाकात हो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। कराची फिर दहशतगर्दी की जद में, और पेशावर में पोलियो टीम पर हमला। आखिर अमन कब होगा? जैसे जैसे इक़्तिदार की मुंतकली के दिन करीब आते जा रहे हैं, लगता है दहशतगर्दों ने भी अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है। आज एक बार फिर कराची दहशतगर्दों के निशाने पर रहा, जहां सुबह माड़ीपुर में फायरिंग करके हाई कोर्ट के वकील सकलैन कौसर को उनके 2 मासूम बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। उस माँ के दुख का अंदाज़ा कौन कर सकता है जिसने अपने जिगर गोशों को घर से अपने सुहाग के हमरा स्कूल के लिए रवाना किया, लेकिन उसे वापस सिर्फ बेजान लाशें मिले। ये कौन सा मज़हब है, ये कौन सा अकीदा है जो घर से स्कूल जाने वाले बेगुनाहों की सांसें छीन लेने को जायज़ करार देता है? दूसरी तरफ पेशावर के नवा में पोलियो टीम पर एक बार फिर हमला किया गया, जिसमें एक खातून वर्कर जाँ बहक और एक ज़ख्मी हो गई। और अब से कुछ देर कबल इमामिया कॉलोनी पेशावर में भी एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। दहशतगर्दी के इन अलमनाक वाक़यात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, और आने वाले चंद दिनों में तो अब
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने वाली है और उसे इन तमाम चैलेंजेस से निपटना है। ये सारी सूरत हाल हमें कहाँ ले जा रही है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले कराची में हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम के साथ और फिर उसके बाद हम पेशावर जाएंगे जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ सफ़ीउल्लाह गुल मौजूद होंगे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर सलीम। वालेकुम सलाम समी साहब। बाबर, आज बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ कराची में और एक वकील और उनके 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया और हुकाम कह रहे हैं कि ये फ़िरका वारियत है, कभी ये रुकेगी? देखिए समी साहब, कराची के ग्राउंड पर हम ये देखते हैं कि जिस वक्त भी फ़िरकावाराना बुनियादों पर तफर्रुक़ा फैलाना हो, कराची को डिवाइड करना हो, सेक्टेरियन लाइंस खींचनी हो, तो उस वक्त इस किस्म के वाक़यात तवातुर के साथ पेश आते हैं। इन वाक़यात में ना सिर्फ वकला को टारगेट किया जाता है बल्कि इनके साथ डॉक्टर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स पर मौजूद लोगों को टारगेट किया जाता है। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ इसी तवातुर के साथ शुरू हैं। आज सुबह कौसर सकलैन जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, उनका कत्ल, उनके साथ उनके 2 मासूम बच्चे इस वाक़े में जाँ बहक हुए। उसके बाद औरंगी टाउन के इलाके में एक क्लिनिक पर फायरिंग की गई है जिसमें एक बाप और उसकी बेटी जो है वो फायरिंग में ज़ख्मी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करके एक जो है डॉक्टर को कत्ल किया गया था। तो ये बहुत वाज़े आसार हैं कराची में, जो कि इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करके शहरियों को, लोगों को जो है वो मुनाफरत की आग जो है वो भड़काई जाए। और कराची जो कि इकोनॉमिकल हब है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इस इकोनॉमी के हब की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कारी ज़रमें लगाई जाएँ और यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कराची के ग्राउंड पर मौजूद लॉ इन्फोर्सर्स, जो कि जिसमें पुलिस बराह रास्त इदारा है, अब तक कोई प्लान डिवाइस नहीं कर सके हैं। अब तक कोई ऐसी पॉलिसी चॉकआउट नहीं की जा सकी है जिसके जरिए इस किस्म के वाकयात की रोकथाम हो और इसमें मुलव्विस अफराद जो हैं वो वाकयातन कैफर गिरफ्तार किया। बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबर बता रहे थे कि कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा और इस बात का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आता कि मुस्तकबिल करीब में दहशतगर्दी की वारदात करने वाले इन अफराद पर कोई हाथ डालने में कामयाब हो सकेगा। अब चलते हैं पेशावर, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा असद कैसर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, आप अगले चंद दिनों में KPK में आपकी पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है और आज यहाँ पर पोलियो टीम पर भी हमला हुआ, बम धमाके भी हुए और आप लोग एक मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। आपकी पार्टी इस बात पर बिलीव करती है। ये जो सारे वाक़यात हैं, सारे चैलेंजेस हैं, किस तरह निपटेंगे आप? कुछ आपने इसके हवाले से अपनी पॉलिसी बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया ताकि अपनी आवाम तक अपनी बात पहुँचा सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा सूबा फ्रंट लाइन का एक रोल प्ले कर रहा है जो वार एंड टेरर में। इस वक्त आप जितनी हमारे पेशावर शहर और पूरी एक सूबे में जंग की फिजा कायम है, मुसलसल धमाके हो रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने पहले से ये पॉलिसी अपनाई थी और हमारी पार्टी का एक वाज़ेह लाइन है इस पर कि ये जंग हमारी जंग नहीं है और इस जंग से हमें निकलना होगा। इसके लिए हमें मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। हमने ये क्या है कि हम अभी इसके ऊपर जो है ना एक प्रॉपर अपना जो हमारा मरकज़ी हुकूमत है, क्योंकि खारजा पॉलिसी ये तो असद साहब, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक बड़ी पॉलिसी की बात करें, लेकिन आज जब पोलियो टीम पर हमला हुआ है तो उसके बाद जो पोलियो वैक्सीनेशन का काम है अक़वाम मुत्तहिदा ने वो बंद कर दिया और साथ ही ये कहा है कि जो उलमाए दीन है उनसे मदद ली जाए। तो इस हवाले से आपने फौरी तौर पर कोई एमरजेंसी प्लान बनाया है कि पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी जमातें हैं KPK में, उनके साथ बात करके इसको आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, हम इस पर काम भी कर रहे हैं और हमने यहाँ जो बहुत बड़े मदारिस है हक्कानिया और सौबी पंजपीर में जो इशाअतुल सुन्नत का एक बहुत बड़ा इदारा है, हम उसके पास गए हैं, हमने उसको अपील भी की है और हम जितने मुख्तलिफ़ फ़िक्र के उलमा है सबको हम इकट्ठा बिठा के इसके लिए एक लाए अमल तय करेंगे। इसके बगैर कोई चारा नहीं है और हम समझते हैं कि उलमा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले हम एक मैसेज देंगे कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है हम अपने मुल्क में और अपने ख़ासकर हमारे सूबे में एक बहुत बड़ी एक सख्त इम्तिहान से हम दो चार है। तो इसमें हम जितने तबके हैं, उलमा हुए, हमारे जो समाजी शख्सियात हैं, सबको साथ लेके बिठा के उनसे मशवरा करके उनके सामने साथ मिल के चलेंगे। असद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है सफ़ीउल्लाह गुल, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर में। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीउल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीउल्लाह, कल सूबाई असम्बली का इजलास होने वाला है और आज शाम ये बम धमाका भी हुआ है, पोलियो टीम पर भी हमला। क्या कोई ख़ास मैसेज दे रहे हैं दहशतगर्द? साहब, अगर देखा जाए तो कल जो पहला इजलास होगा एक नई मुंतखब हुकूमत, वो यहाँ पर अपने जिस तरह से कैसे साहब भी मौजूद हैं वो अपना हल्फ उठाएंगे, इसी तरह और हमारे बाकी भी यानी हल्फ उठाएंगे। आज खसूसन यानी एक तरफ ये कि पोलियो की टीम पर हमला, साथ ही यानी ये इस तरह की ये वाक़या जो भी शाम में यानी पेश आया और एक रिहायशी इलाके में मोटरसाइकिल में यानी नस बम को उसके जरिए यानी ये कार्रवाई की गई। तो ये कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं कि यानी कुछ ऐसे अवामिल हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इस तरफ यानी जरूर इशारा कर रहे हैं कि यानी आइंदा जो है वो क्या लाया अमल हो सकता है इनका, कि एक तरफ यानी वो सफ़ीउल्लाह, आपने मैं साथ रहिएगा। असद कैसर साहब, आपसे मैं पूछूंगा, आपने बताया पहले भी कि आप मजहबी स्कॉलर्स को और सबको साथ लेके चलेंगे, तो इस हवाले से क्या हम समझें कि आप जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से भी बात करेंगे? देखिए, एक तो हमारी टीके पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसी है, लेकिन जहाँ हमें एक इस वक्त एक कामन मुश्तरका मसला है जो वारंट टेरर की वजह से या अमन का मसला है, हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबके साथ बात करेंगे, हम इस पर ये तफर्रुक़ नहीं करेंगे। और जो भी तमाम सियासी पार्टियाँ, मजहबी स्कॉलर, मजहबी जमातें, समाजी तंजीमें, सबको ऑन बोर्ड करके इनको एक एतमाद दे के इन मसाइल के लिए कोई लाहमल तय करेंगे। सफ़ीउल्लाह, आपने सुना असद कैसर साहब बड़े एक उन्होंने ज़बरदस्त बात कही है कि तमाम जमातों से रब्ता करेंगे। आप बताइए, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस मामले पर ताउन करेंगे हुकूमत के साथ? जी सनी साहब, इससे पहले भी उलमा से मदद ली जा चुकी है और इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की जा चुकी हैं, जिससे असद कैसर साहब ने जिक्र किया कि वो कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जहाँ तक है तो वो लाजमी तौर पर वो इस चीज़ में वो एक मददगार के तौर पर साबित हो सकते हैं कि अगर उनकी इमदाद हासिल की जाए और उनके साथ बात की जाए, तो वो ना सिर्फ ये कि तालिबान के साथ बल्कि ऐसे इन जो हमले हो रहे हैं ख़ुसूसन यानी पोलियो टीम जो है टारगेट किया जा रहा है, तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं इस सारे प्रोसेस में। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीउल्लाह गुल और असद कैसर साहब, जो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो हर जमात से बात करेगी, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी शामिल है, जिनसे बात करके वो ख़ास तौर पर ये जो पोलियो टीम्स पर हमले का मामला है इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे और उलमा के ज़रिए ये पैगाम देंगे कि इन लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए। और सफ़ीउल्लाह गुल हमें बता रहे थे कि बिल्कुल जमीयत उलमा इस्लाम में भी ये विल मौजूद है और इस मामले पर नज़र आ रहा है कि ये जमातें एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी और KPK में ये जो मामला है पोलियो वैक्सीनेशन का, इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा ताकि मासूम बच्चों की जानों की हिफाजत की जा सके। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। चेयरमैन नैब फसी बुखारी की तकर्री को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया। PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ को भी काम से रोक दिया गया। इस्लामाबाद से अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के चेयरमैन एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी की तकर्री को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ को काम करने से रोक दिया है। नैब 1999 में बनाई गई थी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद हुसैन इसके पहले चेयरमैन थे। इसके बाद चेयरमैन नैब की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में कभी इत्तफाक नहीं हुआ। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए हुकूमत अपोजिशन लीडर से बाब मकसद मुशावरत की पाबंद है। एडमिरल फसी बुखारी की तकर्री से पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दीदार हुसैन शाह को चेयरमैन नैब नामजद किया, तो उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और 10 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब दीदार हुसैन शाह की तकर्री को काला दम करार दिया और फैसले में ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब की तैनाती सदर का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। दीदार हुसैन शाह का तकर्रर नैब के सेक्शन 6 के मुनाफी है। अब एडमिरल फसी बुखारी के केस में भी जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन बुखारी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में कहा है कि चेयरमैन नैब की तकर्री नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी है। फसी बुखारी की तकर्री के खिलाफ भी दरख्वास्त चौधरी निसार अली साहब ने ही दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बात वाज़ेह हो गई है कि नवाज शरीफ हुकूमत को भी चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मशावरत करनी होगी। यानी स्क्रिप्ट वही है लेकिन किरदार तब्दील हो गए। अब इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद कामरान और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आज़ाद भी हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं कामरान से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम समी सर। कामरान, बहुत सारी जो निगरान हुकूमत की तकर्रियाँ थी उसको भी कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी वो तकर्रियाँ जो माजी में की गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोर्ट उनको ख़त्म कर देगी। नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए काम बहुत आसान नहीं हो गया। जी समी साहब, आपने सही कहा। आज का भी जो फैसला था उस तनाजुर में भी अब तक बहुत से अहम ओहदेदारान जो थे उनकी तकरीरें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और बहुत से तो ऐसे केसेस थे जिसमें कि दरख्वास्त गुजारों का जो जिसे कहते हैं लोकस स्टैंडाई यानी उनका कोई वो इस्तेहकाक भी नहीं बनता था, लेकिन उनकी दरख्वास्तें एंटरटेन हुई, उन पर फैसले हुए। यहाँ एक तवील फहरिस्त है। अगर मैं उनमें से चीज़ा चीज़ आपको बता सकूँ कि ओगरा के चेयरमैन थे, OGDCL के MD थे, इसके अलावा नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट थे, SECP के चेयरमैन को रिसेंटली हटाया गया, इसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। दर्जनों की तादाद में ऐसे ओहदेदारान हैं जिनकी तकरीरें चैलेंज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कलअदम करार दिया। लेकिन कामरान, यहाँ पर क्या ये एक सवाल कामरान एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये उनकी जो तकर्रियों का जो प्रोसेस था ये इस कदर गैर शफाफ था और ये हर तकर्री उन्होंने इस तरह की कि कानून की और कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। जी समी साहब, बिल्कुल ज़ाहिर है कोई जवाज़ था, उसी को बुनियाद बनाकर ये तकरीरें कलअदम हुई हैं। मसलन आप ये आज ही के फैसले की मिसाल ले लीजिए कि ये पीपल्स पार्टी को दो अपने चेयरमैन जो थे उनको खोना पड़ा है। पहले इससे पहले दीदार शाह साहब का नाम आपने लिया, जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह, उनको जब चेयरमैन लगाया गया वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही नहीं लगाया था और उस वक्त भी जो उनको हटाया गया था उस पर भी यही बात आई थी कि जो बामानी मुशावरत होनी थी अपोजिशन लीडर से वो नहीं की गई। तो अब कम से कम जब दोबारा ये प्रोसेस किया जा रहा था आज से 2-3 साल पहले, तो दीदार शाह के केस को सामने रखना चाहिए था और इसको इस फसी बुखारी की जो अपॉइंटमेंट थी इसको मज़ीद सिक्योर बनाना चाहिए था। लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जानबूझकर फिर वही गलती की। चौधरी निसार अली खान पहले भी आए थे सुप्रीम कोर्ट में दीदार शाह के खिलाफ, अब वो फसी बुखारी के लिए भी उनको जवाज़ मिल गया। यही वजह है कि उसी बुनियाद पर आज भी अगर आपने शॉर्ट आर्डर उसका मुलाहिजा किया हो तो उसमें यही बात लिखी गई है, सिर्फ एक ही बात है कि उनकी कॉम्पिटेंसी या उनकी क्रेडिबिलिटी पे, फसी बुखारी की क्रेडिबिलिटी पे किसी को एतराज नहीं, लेकिन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जो कानून के तहत बामानी प्रोसीजर था वो नहीं। कंसल्टेशन हमारे साथ ही रहिए आप कामरान, हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है यासीन आज़ाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम यासीन आज़ाद साहब। वालेकुम सलाम सर। यासीन साहब, फैसला आया आज, तकर्री जो थी चेयरमैन नैब की वो कलअदम करार दे दी गई। अब एक जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात है उस पर आगे चलेगी बात मुस्तकबिल में भी। तो ये जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है और उसमें ये इस किस्म का एक फ़ैसला आया है, क्या देखते हैं आप आगे चलकर? तो हमें ऐसा लगता है कि एहतसाब का प्रोसेस रुका ही रहेगा क्योंकि ये तो मीनिंगफुल जो डायलॉग है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुमकिन है। देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बनाए हुए क़वानीन का एहतराम करें। हमारा जो आइन है वो हम सब के लिए है। आइन के अंदर जो रिक्वायरमेंट दी गई हैं उन पे अमल करें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कानून और आइन के मुताबिक कोई भी हुकूमत हो, चाहे माजी की हुकूमत हो या आइंदा आने वाली हुकूमत हो, अगर वो क़वानीन की पाबंदी करते हुए अपॉइंटमेंट करेगी तो किसी भी अपॉइंटमेंट को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब ज़ाहिर है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से पहले दीदार हुसैन शाह की तकर्री को चैलेंज किया गया तो उस वक्त एक डिटेल जजमेंट आया था जिसमें कुछ असूल तय कर लिए गए थे। तो बेहतर ये था कि फसी बुखारी साहब की जब अपॉइंटमेंट की गई तो जिस तरह अभी कामरान साहब ने कहा कि उस जजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फसी बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट करते वक्त उस जजमेंट को सामने रखना चाहिए था और ये देखना चाहिए था चौधरी निसार साहब की तरफ से जो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन उनसे की गई या नहीं की गई।
अगर मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं की गई और लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो ऐसी सूरत हाल में जो पोजीशन हमारे सामने आती है वो ये आती है कि दीदार हुसैन शाह साहब के जजमेंट से भी हमारी मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट गई है उसने सबक नहीं लिया, और आज फसी बुखारी साहब की यासीन साहब, आप गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कानून के मुताबिक होना चाहिए काम, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के सियासी कल्चर को देखें तो दोनों जमातें, अपोजिशन और हुकूमत, ख़ासतौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो तो ये कहते हैं मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब ये है कि जिसको वो नॉमिनेट करें उसको हुकूमत रखे, अगर उसको नहीं रखा जाएगा तो वो ये समझते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं। अब अगर यही रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाया, जो कि नज़र आ रहा है मुस्तकबिल की अपोजिशन जमात होगी, तो एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन का तकर्रर नहीं हो सकेगा, और जो एक ख्वाब है कौम का कि जो करप्ट लोग हैं उनको सज़ा दी जा सके, इसमें तो रुकावट फिर डली रहेगी। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और वाज़िया तौर पे नज़र आ रही है कि माजी में जो कुछ होता रहा, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने हर अपॉइंटमेंट को, उन्होंने जिस तरह दीदार हुसैन शाह साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया, फिर फसी बुखारी साहब का किया, तो कल नई गवर्नमेंट जब 6 जून को या 7 जून को वजूद में अगर आती है तो उनको अपॉइंटमेंट करते हुए भी इन्हीं मिसाल से दो चार होना पड़ेगा जिन मिसाल से पीपल पार्टी की हुकूमत दो चार हो रही है। देखना यह है कि सबसे पहली बात जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम है कि हमें पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को मौजूदा जो क्राइसिस है उनसे कैसे निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे साथ हैं सरफराज नवाज़, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आज ज़का अशरफ साहब को काम करने से रोक दिया गया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, ये बताइएगा कि अब कल की एनुअल जो मीटिंग थी वो भी कैंसिल हो गई, तो जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं आता या उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो ये कौन देखेगा क्रिकेट बोर्ड के मामलात? देखें, ये जो कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सब शायकीन ने और ऑफिशियल ने इसको काफ़ी एडमायर किया है कि बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले जो इलेक्शन किया ये बड़ी हेस में किया इस्लामाबाद में और अपने आप को खुद इलेक्ट करवा लिया। अब आप खुद देखें कि जिसमें ना तो कोई जमहूरी निज़ाम है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल नॉमिनेट 3 पर्सन जो इलेक्शन लड़ेंगे, और कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता उनकी नॉमिनेशन के अलावा, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं ये कहूँगा कि बेहतर होगा कि अब नई हुकूमत आई है मियां नवाज शरीफ साहब की, और उन्होंने अपने आदमियों को लेकर चलना है साथ, तो सदर पाकिस्तान को चाहिए कि ज़का अशरफ को कहें कि बजाय शर्मिंदा होने के खुद ही इस्तीफा दे दें, और जो नई हुकूमत आई है वो अपने आदमी लाएं। देखें, पाकिस्तान में जो बाहर से टीमें आनी है उनके लिए सिक्योरिटी हमें चाहिए, और उनके लिए हर किस्म की उनकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और ये जो ज़का अशरफ है, इन्होंने पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो बातें की थी कि ये पंजाब हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही इसलिए टीमें नहीं आ रही, तो ये चीज़ें बड़े इख्तिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, जो कह रहे थे कि ये एक मौका है कि जो आइन है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसके तहत उसके इलेक्शन करवाया जाता है उसको तब्दील किया जाए, क्योंकि अभी तक की सूरत हाल ये है कि जिन 3 अफराद को सदर पाकिस्तान नॉमिनेट करते हैं सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनका ये कहना था कि बोर्ड की बेहतरी के लिए इस मामलात को तब्दील करना पड़ेगा, और जो ज़का अशरफ साहब को काम से रोका गया है, जो क्रिकेट के लवर्स हैं उन्होंने इसको बहुत एडमायर किया है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। कायम अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध होंगे, क्या MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनेगी? सिंध में हुकूमत साजी की गुत्थी सुलझ गई, कायम अली शाह तीसरी बार वजीर आला बनेंगे। आगा सिराज दुरानी सिंध असम्बली में स्पीकर और मोहतरमा शहला रजा डिप्टी स्पीकर होंगी। बाज़ लोगों का ख्याल था कि इस बार सिंध में नौजवान वज़ीर आला आएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर सिंध की क़यादत पुराने और तजुर्बाकार हाथों में देने का फैसला किया है। कायम अली शाह का कहना था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में उनकी अच्छी कारकर्दगी की बिना पर ही पीपल्स पार्टी ने सिंध में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। अवाम की फलाह बहबूद और पीपल्स पार्टी के मंशूर को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का ये फैसला किस हद तक सूदमंद साबित होगा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। ताहम
दूसरी तरफ सिंध में हुकूमत साजी के सिलसिले में MQM का एक अहम इजलास भी जारी है और सिंध हुकूमत में शराकत दारी के लिए MQM किन शराइत पर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी, इन तमाम मसाइल पर, इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब और इसके साथ हमें रसूल बख्श रईस भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्जील मेमन साहब। वालेकुम सलाम समीर साहब। मेमन साहब, बिल्कुल जो मंजूर वसान साहब का ख्वाब था नौजवान वज़ीर आला, वो तो पूरा नहीं हुआ और आपकी बात सच हुई जो आखिरी दफ़ा हमारी गुफ्तगू थी जिसमें आपने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है नौजवान ही हो, तजुर्बाकार भी आएगा। अब ये फरमाइए कि MQM आपको ज्वाइन कर रही है या नहीं और कौन सा सबसे बड़ा आपका चैलेंज होगा? देखिए जी, बिल्कुल कायम अली शाह साहब एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है और माशाल्लाह उनका तजुर्बा भी एक वसी तजुर्बा है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेकर वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और उनके जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी हमारी सिंध गवर्नमेंट में बहुत बड़ी तादाद में तरक्याती काम हुए हैं और जो भी सिचुएशन है उसमें काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है और जिस तरह गरीब लोगों तक रसाई हुई है उनके काम काज के सिलसिले में, तो एक मिसाली चीज़ें हैं जिसको हमने मुख्तलिफ फॉर्म्स में लोगों के सामने लेके भी आए और इस बार भी सिंध में जो एक भारी अक्सरियत पाकिस्तान की पार्टी को मिली है तो वो अक्सरियत में उस पूरे काम काज में कायम अली शाह साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अच्छा मेमन साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा जो एक बिल्कुल डेवलपमेंट काम के हवाले से आपकी ये गुफ्तगू दुरुस्त होगी, इसीलिए उनको आपको वोट भी मिले इंटीरियर सिंध में। सवाल ये है कि इस वक्त जो अमन अमान का मसला है कराची में, जो सेक्टेरियन किलिंग है या दूसरी टारगेट किलिंग है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और पूरा पाकिस्तान इससे परेशान है। आज भी वाक़यात हुए, ये बताइएगा कि इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल कराची के हालात ख़राब हैं और ये भी हकीकत है कि कराची के हालात पिछले 25 से 30 साल से ख़राब हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें ही हालात ख़राब थे, बिल्कुल 25-30 साल से हालात ख़राब हैं। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट में जो हमारे मेजर काम किए वो ये किए कि इससे पहले जब दहशतगर्द होते थे उनको ना गिरफ्तार किया जाता था और उनको एक खुली छूट होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में दहशतगर्दों को के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, दहशतगर्दों के खिलाफ मुज़ाहमत की गई। हमारी रेंजर्स ने, हमारी पुलिस ने, इसकी वजह से रेंजर्स पे भी खुदकुश हमले हुए और हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए और एक बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को वो गिरफ्तार किया गया जो इस वक्त तक जेल में है, तो अंडर ट्रायल हैं, कोर्ट से उन चीज़ों पर फैसले देने हैं। और इस वक्त भी जो आइंदा हुकूमत में हमारी पहली तरजीह होगी वो अमन अमान होगी। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन आपका, जो कह रहे थे कि मुकदमात जो हैं वो अदालतों में हैं, दहशतगर्द गिरफ्तार हैं और हम एक भरपूर क्रैकडाउन करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रसूल बख्श रईस साहब, सारी कौम देख रही थी सिंध की वजारत आला का किसके सर पर ताज सजता है, क्योंकि बहुत अहम था ये देखना कि क्या पीपल्स पार्टी अपनी सोच में कोई तब्दीली लाती है या वही पॉलिसीज़ या वही स्टेटस को जारी रखती है। किस तरह से आप देखते हैं ये जो कायम अली शाह साहब का नॉमिनेशन हुआ है? देखें, अगर आप जो इंतखाबात हुए हैं उनके नतायज को देखें तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पंजाब में और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में और किसी हद तक बलूचिस्तान में भी नए लोग आए हैं, उनमें नौजवान भी हैं और ऐसे लोग हैं जो पहले कभी असम्बलियों में नहीं बैठे। तहरीक इंसाफ बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसके साथ मुस्लिम लीग नून के भी नए लोग आए हैं। लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या MQM ने नए लोगों को या जो मुतवसत तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं या नौजवान हैं उनको उन्होंने पार्टी टिकट नहीं दिए थे। तो वही लीडरशिप जो उनके पास पहले से चली आ रही है, तजर्बाकार भी कह सकते हैं, घिसी पिटी भी कह सकते हैं, तो वही है उनके पास। और उनके पास मैं नहीं समझता कि कोई और मुतबादिल क़ियादत पार्टी के अंदर पैदा हुई है। सिंध में तो नहीं हुई और चूंकि बाकी सूबों में भी नहीं हुई थी तो वहाँ एक तब्दीली की जो एक वजह है और जो तब्दीली उनके खिलाफ गई है वो यही है कि लोगों ने दूसरी पार्टियों को वहाँ पे वोट दिए हैं। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि क़यादत का फुकदान है कि जब आप के जो एलीट की रिक्रूटमेंट है वो एक ओपन तरीके से करते एक पार्टी के अंदर कि लोगों को मेरिट की बुनियाद पर, सर्विस की बुनियाद पर और पीपल्स पार्टी के नज़रिए से और इसके सियासी विरसे से पाकिस्तान के कोने कोने में लोग हैं जो पिछले 50-60 साल से वाबस्ता रहे हैं।
क्या उनको वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि उनको टिकट दें, उनको आगे प्रमोट करें? कि जो जागीरदार खानदान है, पीर गद्दी नशीन, जो सिंध की पीपल्स पार्टी है, उसमें वो लोग छाए हुए हैं और वो किसी को आगे आने नहीं आने। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब। हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ कराची में रेहान हाशमी साहब। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि MQM क्या फैसला कर रही है, ज्वाइन करेगी पीपल्स पार्टी को? देखिए, अभी तक की जो इतलात है, क्योंकि MQM के लिए लग रहा है कि फैसला करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज कई घंटे इजलास जारी रहा, उसमें फैसला नहीं हुआ। क्योंकि MQM में जिस तरह अब देखा जाए कि MQM ने नया जन्म लिया है, उनके जो तहतीर का अमल था वो मुकम्मल हुआ, उसके बाद लगता है ऐसा है कि MQM अपने कारकुनों, जो अपने अहदेदारान से मुकम्मल मशवरा कर रही है, क्योंकि अभी आज ये फैसला नहीं हो सका, कल दोबारा इजलास है, उसमें ये फैसले का इम्कान है। क्योंकि सिंध में अगर MQM की पहले भी साथ रही है, अब सबसे बड़ा जो हमें नजर आता है, MQM एक सवाल जरूर रखेगी पीपल्स पार्टी के साथ जाने से कबल कि वो पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे इलेक्शन कराने के बल्दियाती, अगर वो पीपल्स पार्टी मान जाती है तो लगता है ऐसा कि MQM भी पीपल्स पार्टी। एक तो रेहान आप ये बल्दियाती बता रहे हैं, इलेक्शन का होगा मुतालबा, ये बताएं कुछ वजारतों के हवाले से भी MQM की खास चॉइस होगी? देखिए, MQM के पहले चॉइस नहीं, पहले MQM के वजीर सेहत थे, वजीर इंडस्ट्री थे और दूसरी उमूर नौजवान की वजारत थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो खास जो वजारतें हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे वजारत दाखिला है, बल्दियात हैं, तमाम अहम वजारतें पीपल्स पार्टी के पास थी। वो लगता है कि पीपल्स पार्टी वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन MQM का सबसे जो अहम मुतालबा है कि वो जो इलेक्शन है, लोकल बॉडीज इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी, जो कह रहे थे कि अभी MQM का फैसला नहीं हुआ, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन करवाना एक सबसे बड़ी उनकी शर्त होगी अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो जाएंगे तो। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज और एनालिसिस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।